तो मेरा आप बिलीव नहीं करोगे, उसको करीब 1,14,00,000 रुपए मिल सकते हैं। अपनी फैमिली को इससे बेटर गिफ्ट आप नहीं दे सकते। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज इंसान दिल से, जहाँ पे बात करेंगे हम अपने फाउंडर्स से ऑन वेरियस टॉपिक्स जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप वर्ल्ड, इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है मिस्टर शैलेश कुमार, आवर co-founder and insurance head, who has over 40 years of experience in the insurance industry. वो आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स और टिप्स देंगे ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स बिगिन। हमें बहुत सारे क्वेरीज आते हैं हमारे सोशल मीडिया पे फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, तो आप हमारी ऑडियंस को थोड़ी इंसाइट्स देना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है और लोगों को रियलाइज नहीं होती इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब कैसे करनी चाहिए, यदि आपका ये क्वेश्चन है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गोल बेस्ड प्लानिंग। हमारी सबकी लाइफ में एक बड़े टिपिकल से गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की एजुकेशन, दैट्स फर्स्ट गोल। हायर एजुकेशन, सेकेंडली बच्चे की शादी, दैट्स सेकेंड गोल। थर्ड इज हाउस बनाना, ये गोल होता है। फोर्थ इज योर ओन रिटायरमेंट। फिर एक इमरजेंसी फंड का क्रिएशन कि कोई जरूरत पड़ जाए, कोई हेल्थ की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है। जितना जल्दी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे उतना बेटर है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यदि आप 30 साल में 1 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हैं तो 7,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करके आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अब यही यदि आप 20 साल में करना चाहेंगे तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा, 18 to 19,000 रुपीज चाहिए। और यही यदि आप 10 साल में करना चाहेंगे तो आपको करीब 55,000 रुपए चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होनी चाहिए। सेकेंडली, जिस तरीके से रिकमेंड किया जाता है बाय एक्सपर्ट्स कि अपने फ्यूचर को आप प्रेजेंट में लाइए। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हो कि मुझे बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो दैट मीन्स यदि बच्चा आपका 5 साल का है तो 15 साल बाद उसे पैसे की जरूरत है। तो थिंक दैट योर चाइल्ड इज 20 years टुडे एंड यू वांट टू सेंड हिम समवेयर फॉर हायर एजुकेशन। तो आज की तारीख में, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, यू डोंट नो व्हाट इन्फ्लेशन इज, लेकिन आज तो आप बता सकते हो मेरा 20 साल का बेटा है, यदि मैं उसे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजना चाहता हूँ तो कितने पैसे लगेंगे। देन यू कैन प्रेडिक्ट एंड यू कैन से फाइन, यदि मेरे पास 50 लाख रुपए हो तो मैं बच्चे को एजुकेशन दे सकता हूँ। तो दैट मीन्स योर टारगेट इज 50 lakhs। टाइम इज हाउ मच? 15 years। So divide 50 divided by 15, which will come approximately 3.25 lakhs। यदि मैं 3 लाख रुपए हर साल जमा करूं तो मैं बच्चे को एजुकेशन दे सकता हूं। अब आप ये कह सकते हो कि 15 साल बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट is two side of the same coin। यदि इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा। इसी तरीके से यदि सपोज ये 50 लाख रुपए जो आज आपको लग रहे हैं, यदि वो 1 करोड़ हो जाए तो आपका इन्वेस्टमेंट भी 1 करोड़ हो जाएगा। यदि इतना हाई इन्फ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट भी इतना हाई मिलेगा कि आपका वो इंटरेस्ट के थ्रू उतने पैसे हो जाएंगे। So that is, first is set your goals. Second is then choose instrument. किस इंस्ट्रूमेंट पे पैसा लगाना है।
अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है और कैसे देखा जाता है? तो हर इंस्ट्रूमेंट को हम लोग 5 क्राइटेरिया में देखते हैं। अच्छा। सबसे पहले है रिटर्न्स, क्या रिटर्न दे रहा है। सेकंड इज, जिसको हम देखते हैं वो है टैक्स एफिशिएंसी, कि जब मिलेगा तो उस पर टैक्स क्या लगेगा। सो दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड इज कंपल्सिव नेचर, क्या मेरी चॉइस है मैं कितने पैसे दे सकता हूँ, या किसी टाइप का कंपल्शन है कि मुझे जरूरी है इतना पैसे देना, तो वो एक कंपल्शन का क्राइटेरिया आ जाता है। चौथा आ जाता है लिक्विडिटी, यदि मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं क्या ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मैं पैसे निकाल सकता हूँ, वो भी चेक करने वाली चीज है। And then the fifth is, which is very very important, that is called guaranteed fulfillment of the purpose. अब guaranteed fulfillment of the purpose is possible only through insurance. यदि डेथ हो जाए तो पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा, जिससे कि बच्चे की इंश्योरेंस की जा सके। तो हमें इन सब क्राइटेरिया के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करिए, देखिए, तब डिसाइड करिए कि हमको किस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। एक गाइडलाइन मैं आपको और देना चाहता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, द रूल ऑफ 30-70। तो फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 1 लाख रुपए आपका टेक होम है, या आपके घर पे 1 लाख रुपए आ रहे हैं, सो you assume that you earn only 70,000. You don't earn 1 lakh rupee, because 30,000 rupees has to kept aside for the future. यदि आप ये फंडामेंटल रूल याद रखोगे 70-30 का, तो आपके लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, उन 30% से आप सेम लाइफस्टाइल की उम्मीद कर सकते हो फ्यूचर में। So these are the few things, few tips which I can give you now. लेकिन it's a vast field, vast thing. फाइनेंशियल प्लानिंग में इक्विटी के रोल को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, आप उस पर थोड़े से इंसाइट्स देना चाहेंगे? People have to understand what equity is and what equity can do. So there are two type of things, equity and debt. Debt का मतलब होता है लोन। मैं कितना भी कमाऊं, यदि मैंने 8% पे आपसे पैसा लिया है तो मैं 8% आपको दूंगा। आपके पैसे से मैं 20% कमा रहा हूं तो 20% नहीं दूंगा। लेकिन इक्विटी इज पार्टनरशिप। तो आप किसी भी बिजनेस में यदि पार्टनरशिप करते हो तो आप इक्विटी खरीदते हो, और जो बिजनेस कमाएगी वही आपको पैसा मिलेगा। इक्विटी इज कम्स विद अ रिस्क, लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्विटी शुड बी अवॉइडेड। इंडिया में अभी भी इतने सालों के इतने अच्छे एक्सपीरियंस के बावजूद लोग अभी भी इक्विटी पार्टिसिपेशन से डरते हैं। आप ये मान के चलो कि जो मार्केट 1000 पॉइंट का था, आज वो 70,000 पे है, विच इज 16% ग्रोथ पर ईयर, and that too tax efficient growth. तो अपनी प्लानिंग में इक्विटी पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रखिए, डोंट गेट वरीड अबाउट इक्विटी, वही आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करा सकती है। तो जैसे अभी हम दिसंबर का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जनरली लोग टैक्स प्लानिंग के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे एम्प्लॉइज भी हमसे आके ये क्वेश्चन करते हैं, तो इस टाइम आपको हमारे ऑडियंस के लिए कोई सजेशन है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए व्हाइल डूइंग देयर टैक्स प्लानिंग? सी वंस अगेन, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला इक्विटी, अब मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि आपको करीब 7.1% का रिटर्न देता है, दैट्स टू टैक्स फ्री रिटर्न। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेट ओरिएंटेड है। उसके कंपैरिजन में आ जाता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स की, ELSS। अब ELSS का एवरेज रिटर्न इज अराउंड 12% का। 3 साल का लॉक इन होता है, PPF में 15 साल का लॉक इन होता है।
यदि कोई आदमी जो 1.5 लाख रुपए सेक्शन 80C में जो लिमिट अलाउड है, यदि पीपीएफ में लगाता है तो उसे मान के चलिए कि 15 साल बाद करीब 37 से 40 लाख रुपए मिलेगा। यदि यही पैसा हम इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में लगाते हैं तो मेरा आप बिलीव नहीं करोगे, उसको करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपए मिल सकते हैं। कहां 37 लाख 40 लाख रुपए और कहां 1 करोड़ रुपए। वो कैसे? Because returns on equity linked savings schemes have been far superior। और 4 या 5% का जो रिटर्न का डिफरेंस है, that gives you compounding impact on the 15 years time। और आपके गोल को, टैक्स सेविंग गोल को अचीव करने में मदद करता है। होता क्या है कि जब हम दिसंबर में प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो हम जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलता है उसको हम लेके भाग लेते हैं। जबकि यदि आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जैसे प्रोडक्ट में आते हैं तो आपको एक एसआईपी का तरीका, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग 1.5 लाख रुपए है, तो आप हर महीने करीब 12 से 13 हजार रुपए आप जमा करिए, जिससे कि आपको 15 साल में 12 महीने में आपके करीब 1.5 लाख रुपए की सेक्शन 80C की लिमिट हो जाएगी। और क्योंकि आप एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं, उनका पीपीएफ होता है, अदर इंस्ट्रूमेंट भी क्योंकि बिल्ट इन उनकी सैलरी में, तो उसको आप मान के चलिए जितना भी आपका पीपीएफ कट रहा है, जो बैलेंस पैसा बचा, किसी का लेट से 50,000 रुपए पीपीएफ में जा रहा है तो 1 लाख रुपए दे शुड पुट इनटू ईएलएसएस। एक बहुत अच्छा तरीका है। सेकंड एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग यूज ही नहीं करते, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। मेरा आपको शायद पता हो या ना मालूम हो, 80C की लिमिट है 1.5 लाख, और यदि आप एनपीएस ऑप्ट करते हो तो आपकी लिमिट हो जाती है 2 लाख। अच्छा। देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड 80CCD1B। ये एक सेक्शन है जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन को भी एडिशनल लिमिट प्रोवाइड करता है। 50,000 रुपए एक्स्ट्रा मीन्स 15,000 रुपीज सेविंग इन टैक्सेस। दैट मीन्स 30% रिटर्न तो ऑटोमेटिकली मुझे मिल रही है, उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी। एनपीएस हैज बीन गिविंग अराउंड 9 to 10% रिटर्न, वो मेरे लिए और फायदे की सौदा है। इसके बावजूद पब्लिक एनपीएस अकाउंट नहीं खोलती, एनपीएस लेती नहीं है, जबकि गवर्नमेंट हैज गिवन सच अ ग्रेट थिंग और हम उसको यूज नहीं कर पाते। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, लेकिन इट रिक्वायर्स प्लानिंग। और प्लानिंग का तरीका यही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फॉलो द 70-30 रूल। तो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स नहीं करना चाहिए, इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? बात तो बिल्कुल सही है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। इंश्योरेंस अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है और इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है। लेकिन 2 पॉइंट्स आपको और भी ध्यान रखना चाहिए यहां पर। नंबर 1, जब भी आप एक नॉर्मल पर्सन से बात करते हो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में नहीं है, उनके लिए एक कंपल्सिव सेविंग सिर्फ इंश्योरेंस ही दे सकता है। मींस एक आदमी कमा रहा है 5 लाख रुपए साल, 3 लाख रुपए साल, अब उसको सेविंग 30-70 का फॉर्मूला लगना चाहिए, लेकिन वहां पर दे आर नॉट एबल टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ओनली। अब ऐसे लोगों के लिए क्या है, इंश्योरेंस एक कंपल्सिव सेविंग हो जाती है। अब यदि साल में उन्हें 30,000 40,000 रुपए का प्रीमियम देना है, उनको पता है यदि नहीं दिया तो मेरी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो वो कहीं से भी निकाल करके दे देते हैं। तो यदि आपके संग प्रॉब्लम है कि आपकी इनकम इतनी नहीं है, तो मैं फील करता हूं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट शुड बी टुगेदर। लेकिन जहां पर भी जो वेल टू डू है, जिनकी इनकम ठीक है, उनके लिए मैं फील करता हूं कि
they should not do their investment in insurance. एक term insurance खरीदें और term insurance. So these are three things which I would like to recommend to people. Term insurance along with disability and critical illness. Why? क्योंकि मरने की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके डिसेबल होने की और आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होने की। तो यदि आपने 1 करोड़ रुपए की टर्म इंश्योरेंस कराई है तो कम से कम 30 लाख 20 लाख रुपए की आप क्रिटिकल इलनेस कराइए और 1 करोड़ रुपए की डिसेबिलिटी कराइए। गॉड फॉरबिड यदि कुछ हो जाए तो एटलीस्ट यू आर टेकिंग केयर। सो दैट इज एज फार टर्म इंश्योरेंस इज कंसर्न। वो बिल्कुल एसेंशियल्स है, कहीं से भी लें, किसी भी कंपनी से लें, सब अच्छे हैं, पर डिसाइड करिए मुझे टर्म लेनी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि कौन सी टर्म इंश्योरेंस ले, मैं कहता हूँ सब अच्छी ले लो, डिसीजन इस पे मत डिसाइड करो कि कहाँ से लें, क्या लेना जरूरी है, लेना जरूरी है। तो ये सब भूल जाओ और जाके ले लो। सो दैट इज समथिंग व्हिच पीपल शुड फॉलो। Term insurance with disability and critical illness that you buy as soon as possible. अपनी फैमिली को इससे बेटर गिफ्ट आप नहीं दे सकते। ये जो आप बुके लेके जाते हैं, चॉकलेट लेके जाते हैं, उससे बेटर है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लाके अपनी फैमिली को दे दीजिए। उससे बेटर सर्टिफिकेशन कि आप प्यार करते हो अपने परिवार को नहीं होता। Go and do that. Secondly, investment जहाँ तक मैंने बताया, उसके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, they are far better. बिकॉज देखिए 2.5% का तो टैक्सेशन लग जाता है। तो यदि मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो मैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए 102.5 तो मैं दे रहा हूँ, तो 2.5 रुपए का लॉस तो वहां हो गया। फिर 15 से 20 रुपए चले जाते हैं मेरे खर्चों में, बचे कितने 80 रुपया। अब 80 रुपीज इन्वेस्टमेंट क्या 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट को बीट कर सकता है? नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो ये कहना कि हम बहुत अच्छे रिटर्न दे देंगे और इंश्योरेंस इज वेरी गुड, ये सब गलत है। जैसा मैंने बताया, यदि आपकी इनकम कम है तब बहुत अच्छी चीज है इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस, अदरवाइज बाय टर्म। थैंक यू आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। आई थिंक हमारे ऑडियंस को काफ़ी इंसाइट्स मिले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग और इंश्योरेंस पे, इन्वेस्टमेंट पे। थैंक यू सो मच। वेलकम।